गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है महाराजा जसवंत सिंह। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने महाराजा जसवंत सिंह के बारे में पढ़ा था और उत्तराधिकार संघर्ष जिसमें औरंगजेब के हाथों महाराजा जसवंत सिंह पराजित हुए थे वहाँ तक देखा था। और उस जो युद्ध हुआ था वो धर्मत का युद्ध था और उस धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह की पराजय के क्या क्या कारण रहे वो उसके ऊपर तक हम लोगों ने डिटेल में बात करी थी। और अब इसका आगे का जो पार्ट है कि धर्मत के बाद क्या रहा, कैसे क्या हुआ, उन्होंने आगे अपनी सेवाएं किस तरह से औरंगजेब को दी, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हो सकता है क्योंकि जसवंत सिंह काफ़ी बड़ा पार्ट रहा है तो ये वीडियो इसमें हम कोशिश करेंगे कि इसी में कंप्लीट हो जाए। नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट एक वीडियो और बनेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं धर्मत के बाद महाराजा जसवंत सिंह की क्या स्थिति थी। धर्मत के युद्ध में सफलता प्राप्त करने के बाद दोनों भाई औरंगजेब और मुराद आगरा की तरफ बढ़े। उधर दारा भी एक सेना के साथ उन दोनों का सामना करने के लिए आगरा से चल पड़ा। आगरा से 8 मील दूर सामूगढ़ के मैदान पर दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ जिसमें दारा बुरी तरह से परास्त हुआ। इसके बाद औरंगजेब और मुराद आगरा पहुँचे। 8 जून 1658 ईस्वी को आगरा दुर्ग पर औरंगजेब का अधिकार हो गया और उसने शाहजहाँ को बंदी बनाकर आगरा के किले में ही रखा। पराजित दारा दिल्ली की तरफ बढ़ा। औरंगजेब भी सेना सहित दारा का पीछा करने के लिए दिल्ली की तरफ गया। दिल्ली की तरफ जाते हुए रास्ते में मथुरा के पड़ाव पर 25 जून की रात में औरंगजेब ने छल द्वारा मुराद को बंदी बनाकर अपने रास्ते के कांटे को दूर कर दिया। इसके बाद वह दिल्ली पहुंचा। उसके दिल्ली पहुंचने के पूर्व ही दारा पंजाब की तरफ भाग गया। औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक संपन्न करवाया। ये डेट नोट कीजिए, 21 जुलाई 1658 ईस्वी औरंगजेब की प्रथम राज्याभिषेक की डेट थी ये। और उसने आलमगीर की पदवी धारण की। साम्राज्य के सभी सरदारों को दरबार में उपस्थित होने के आदेश प्रसारित किए गए। औरंगजेब का सम्राट बन जाने के बाद जसवंत सिंह को यह आशंका उत्पन्न हुई कि अब शायद उसे औरंगजेब का कोपभाजन बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रारंभ से लेकर धर्मत के युद्ध तक उसने औरंगजेब के विरुद्ध दारा का साथ दिया था। किंतु औरंगजेब बहुत ही चतुर व्यक्ति था। अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने तथा लोकप्रियता हासिल करने के लिए उसने साम्राज्य के सभी प्रमुख सरदारों को अपनी सेवा में बनाए रखने का फैसला लिया। अतः उसने जसवंत सिंह को भी एक शाही फरमान भेजकर दरबार में उपस्थित होने को कहा। 14 मई को जसवंत सिंह जोधपुर से चल पड़ा। तीन जून को वह अजमेर में था। यहाँ पर लगभग 40 दिन तक विश्राम करता रहा और मुगल राजनीतिक अध्ययन करने लगा। औरंगजेब के समक्ष जाने में जसवंत सिंह को हिचकिचाहट हो रही थी, परंतु आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह जो अब औरंगजेब की सेवा में जा चुके थे, उसने जसवंत सिंह को और अधिक विलंब न कर के शाही दरबार में उपस्थित होने का संदेश भिजवाया। तब जसवंत सिंह अजमेर में से निकल कर 14 अगस्त को सतलज नदी के किनारे रुपार नामक स्थान पर औरंगजेब की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने 500 सरफिया तथा 2000 रुपये उसे नज़र के तौर पर भेंट किए। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को क्षमा करके अपनी सेवा में ले लिया। 30 अगस्त 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने जसवंत सिंह को 2.5 लाख वार्षिक आय की जागीर प्रदान की तथा उसे दिल्ली जाने और अपनी अनुपस्थिति में राजधानी की सुरक्षा का ध्यान रखने का आदेश दिया। अतः औरंगजेब के आदेशानुसार जसवंत सिंह दिल्ली चला गया। दारा का पीछा करते हुए औरंगजेब जब मुल्तान पहुंचा तो उसे सूचना मिली कि बंगाल से सजा एक शक्तिशाली सेना के साथ राजधानी की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अतः औरंगजेब मुल्तान से तुरंत दिल्ली की तरफ लौट आया। दिल्ली आने के बाद उसने इलाहाबाद में तैनात खाना दौरा की सहायता से के लिए कई प्रमुख सरदारों को भिजवाया
और उन्हें सुजा का मार्ग रोकने का आदेश दिया। इस अवसर पर उसने जसवंत सिंह को सम्मानित तो किया, परंतु उसे अपने पास ही बनाए रखा। सुजा बनारस तक बिना किसी बाधा के पहुंच गया, परंतु यहाँ पर शाही सेना ने उसका मार्ग अवरुद्ध कर रखा था। चालक औरंगजेब दिल्ली में ठहर कर सुजा की गतिविधियों का अध्ययन कर रहा था। फिर शिकार के बहाने जसवंत सिंह तथा अन्य सरदारों के साथ औरंगजेब गया जहाँ कुछ दिनों बाद उसे सूचना मिली कि सुजा एक अन्य मार्ग से बनारस से आगे बढ़ गया है। 23 दिसंबर को सुजा ने बिना किसी प्रतिरोध के इलाहाबाद के किले पर अधिकार कर लिया और आगरे की तरफ बढ़ा। 30 दिसंबर को सुजा सेना सहित खुजवा नामक स्थान पर पहुंच गया। यहाँ सुजा को पता चला कि 8 मील की दूरी पर सुल्तान मोहम्मद उसका रास्ता रोके बैठा है, अतः सुजा ने खुजवा में ही अपना पड़ाव डाल दिया। खुजवा का युद्ध और जसवंत सिंह। औरंगजेब ने अधिक विलंब करना उचित न समझकर 3 जनवरी 1659 ईस्वी को अपनी सेना की व्यूह रचना की तथा सभी सरदारों के सैनिक दस्तों को अपने अपने स्थान पर नियुक्त कर दिया। जसवंत सिंह को 14,000 चुने हुए राजपूत सैनिकों के साथ दाहिने पार्श्व में नियुक्त किया गया। 4 जनवरी को पो फटते ही शाही सेना ने कूच किया। औरंगजेब स्वयं हाथी पर सवार होकर संपूर्ण युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा था। सर्वप्रथम तोपखाने का उपयोग किया गया, जिसके सुजा की ओर से माकूल उत्तर दिया गया। शाही सेना धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और शाम होते समय दोनों के मध्य केवल 1 मील का अंतर रह गया। उस दिन विशेष युद्ध नहीं हुआ। अंधेरा होते ही दोनों पक्षों के सैनिक अपने अपने पड़ाव में लौट गए। औरंगजेब ने अपने सैनिकों को अस्त्र शस्त्र पहने हुए ही विश्राम करने को कहा। घोड़ों की जीन तक नहीं खोली गई, परंतु जसवंत सिंह चैन की नींद न सो सका। उसके मस्तक में भयंकर संघर्ष चल रहा था। कुछ दिनों से सुजा के साथ उसकी गुपचित बातचीत भी चल रही थी। वास्तव में औरंगजेब के साथ युद्ध के बाद से ही उसके मन में औरंगजेब का भय समाया हुआ था। यद्यपि औरंगजेब ने उसे क्षमा कर दिया था और उसे जागीर प्रदान कर सम्मानित भी किया था, फिर भी अभी तक वह औरंगजेब का विश्वास नहीं कर पाया था। परंतु उसके सामने अन्य कोई विकल्प भी न था। दारा बुरी तरह से पराजित होकर इधर उधर भटक रहा था और अब उसके सम्राट बनने के अवसर समाप्त हो चुके थे। मुराद जेल में ठूसा जा चुका था। सुजा भी एक बार परास्त हो चुका था। इसके अलावा जसवंत सिंह सुजा को सिंहासन पर बैठाने के पक्ष में भी नहीं था। उसका एकमात्र ध्येय शाहजहाँ को जेल से रिहा करवा के पुनः सिंहासन पर बैठाना था। यदि ऐसा संभव हो सके तो उसकी सभी परेशानियों का अंत हो सकता था और उसके भाग्य का सितारा भी और अधिक चमक सकता था, क्योंकि शाहजहाँ तो पहले ही उस पर विशेष कृपालु रहा था। सुजा के साथ उसकी किस तरह की बातचीत चल रही थी, इसकी प्रामाणिक जानकारी नहीं मिल पाई है। संभव है कि उसने सुजा को इस शर्त पर सहायता देने का प्रस्ताव रखा हो कि वह शाहजहाँ को रिहा करवाने तथा पुनः सिंहासन पर बैठाने में उसकी सहायता करेगा। औरंगजेब को भी जसवंत सिंह पर पूरा भरोसा नहीं था, परंतु इस नाजुक अवसर पर वह जसवंत सिंह के विरुद्ध किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई करने की स्थिति में भी नहीं था, क्योंकि इस बात की संभावना थी कि औरंगजेब की कार्रवाई के प्रत्युत्तर में वह कहीं सुजा के साथ न मिल जाए और इससे शाही सेना का मनोबल न गिर जाए। अतः उसने हर संभव उपाय से महाराजा जसवंत सिंह को अपने पास ही रखने का निश्चय किया। 5 जनवरी को सूर्योदय से लगभग 1 घंटे पहले जसवंत सिंह अपने राजपूत सैनिकों के साथ पीछे की ओर मुड़ा और औरंगजेब के पुत्र सुल्तान महमूद के पड़ाव पर अचानक आक्रमण कर दिया और राजपूत सैनिक पड़ाव को लूटने लगे। पड़ाव के लोगों ने समझा कि सुजा ने आक्रमण कर दिया, अतः वे जल्दी से सारा सामान बांधकर जानवरों की पीठ पर लादकर भागने की तैयारी करने लगे। जसवंत सिंह उस सारे सामान को लेकर तेज गति से अपने सैनिकों सहित वहां से चलता बना। जाने के पहले वह शाही पड़ाव का बहुत सा सामान भी लूटकर साथ ले गया। उसके इस अचानक आक्रमण से औरंगजेब की व्यूह रचना अव्यवस्थित हो गई। अनेक शाही सैनिक भी जसवंत सिंह के सैनिकों के साथ ही भाग निकले और कुछ सेनानायक अपना स्थान छोड़कर अपने सामान की सुरक्षा के लिए चल पड़े। यदि सुजा ने इसी समय आक्रमण कर दिया होता तो औरंगजेब भयंकर विपत्ति में फंस जाता। जसवंत सिंह का संदेश मिलने और शाही सेना शिविर से उठने वाले कोलाहल को सुनकर भी वह अपने पड़ाव में से बाहर नहीं निकला। इस प्रकार सुजा ने विजय का एक संभावित अवसर अपने अविश्वास तथा आलस्य से खो दिया। जसवंत सिंह के विश्वासघात से औरंगजेब अत्यधिक क्रोधित तो हुआ, परंतु उसने बड़े संयम से काम लिया और अपने सैनिकों को समझा बुझाकर शांत किया तथा घोड़े थोड़े से समय में ही अपनी व्यूह रचना को पुनः सुदृढ़ बना लिया। सुबह होते वह सुजा की सेना पर टूट पड़ा।
शाम होते होते शुजा युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ। औरंगजेब जीत गया। उसे शुजा के शिविर से इतना अधिक सामान मिल गया कि जसवंत सिंह जो कुछ लूट ले गया था उसकी पूर्ति हो गई। अब बात करते हैं हम लोग जसवंत सिंह और दारा शिकोह। खुजवा से जसवंत सिंह आगरा की तरफ बढ़ा और आगरा से वह सीधा जोधपुर चला गया। अब उसे अपने राज्य पर औरंगजेब के आक्रमण की चिंता सताने लगी और संभावित आक्रमण का सामना करने की दृष्टि से अपनी सेना को एकत्र कर आवश्यक तैयारी करने लगा। खुजवा में विजय प्राप्त करने के बाद औरंगजेब ने भी जसवंत सिंह को उसके विश्वासघात की सजा देने के लिए मोहम्मद अमीन खान को 10,000 सैनिकों और तोपखानों के साथ जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। इस अवसर पर उसने जसवंत सिंह के भतीजे राव राय सिंह, जो कि राव अमर सिंह का पुत्र तथा नागौर का शासक था, को 4,000 जात का मनसब तथा राजा की पदवी प्रदान कर मोहम्मद अमीन खान के साथ भेजा तथा मोहम्मद अमीन खान को आदेश दिया कि जसवंत सिंह को जोधपुर से खदेड़कर राय सिंह को जोधपुर के सिंहासन पर बैठा दे। औरंगजेब को अभी भी यह भय था कि यहाँ कहीं जसवंत सिंह दारा से मिल गया तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अतः उसने जसवंत सिंह को एक धमकी भरा पत्र भी भिजवाया कि यदि उसने दारा से साठगांठ करने का प्रयास किया तो उसके संपूर्ण परिवार को नष्ट कर दिया जाएगा। इससे जसवंत सिंह भयभीत हो उठा। फिर भी उसने नाहर खां, कुपावत और मोहनोत नैन्सी को 10,000 सैनिकों के साथ मेड़ता की ओर भेज दिया और खुद शेष सेना के साथ सिवाना की सुदृढ़ पहाड़ियों की दुर्ग में चला गया। संयोगवश इसी समय पराजित दारा एक बार पुनः अपना भाग्य आजमाने के लिए गुजरात में आ पहुंचा और अपनी सेना को पुनः संगठित करने का प्रयास किया। उसका विचार दक्षिण की तरफ जाने का था ताकि बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों से पर्याप्त सहायता ली जा सके, परंतु इसी समय उसे गलत सूचना मिली कि शुजा ने औरंगजेब को पराजित कर दिया और जसवंत सिंह लूट के माल के साथ जोधपुर पहुंच गया था। उसने दक्षिण जाने का विचार त्याग दिया। इसी समय जसवंत सिंह और दारा दोनों एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता थी। दोनों के मध्य हुए पत्र व्यवहार में जसवंत सिंह ने दारा को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अतः दारा 24 फरवरी 1659 ईस्वी को अपने 22,000 सैनिकों के साथ अजमेर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे जानकारी मिली कि खुजवा में औरंगजेब की ही नहीं अपितु शुजा की पराजय हुई है। इससे दारा निराश हो गया और एक बार पुनः दक्षिण की तरफ जाने का विचार करने लगा, परंतु जसवंत सिंह का पुनः संदेश मिलने पर वह मेड़ता की तरफ बढ़ चला। यहाँ उसे जसवंत सिंह का संदेश मिला कि वह अपनी सेना सहित शीघ्र ही अजमेर पहुंचकर दारा के साथ सम्मिलित हो जाएगा। अतः दारा अजमेर की तरफ बढ़ चला। इधर जब औरंगजेब को वस्तु स्थिति का पता चला तो वह चिंतित हो उठा, क्योंकि यदि जसवंत सिंह अपने 20,000 सैनिकों के साथ दारा के साथ मिल जाता है तो दोनों की सम्मिलित शक्ति उसके लिए खतरे की बात सिद्ध हो सकती थी। यदि जसवंत सिंह की सहायता से दारा राजपुताना में अपने पैर जमा लेता है तो उसे स्थानीय राजपूत सरदारों का भी सहयोग प्राप्त हो जाएगा और फिर वहाँ से दारा को हटाना कठिन हो जाएगा और औरंगजेब का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता था, क्योंकि अभी शाहजहाँ जीवित था और साम्राज्य के कई सरदार उसके प्रति स्वामी भक्ति रखते थे। इन सब बातों पर विचार करके औरंगजेब ने जसवंत सिंह को दंड देने का विचार त्याग दिया और उसे समझा बुझाकर अपने पक्ष में बनाए रखने का निश्चय किया। इस दिशा में उसका पहला कदम था मोहम्मद अमीन खां की कमान में भेजी गई सेना को वापस बुलाने का आदेश देना। परिणाम स्वरूप जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई यह सेना अजमेर से लगभग 26 मील उत्तर पूर्व में बांदर सिंदरी नामक स्थान पर ही रुक गई। इसके बाद औरंगजेब का दूसरा कदम था मिर्जा राजा जयसिंह के माध्यम से जसवंत सिंह को समझाना। जयसिंह ने एक पत्र लिखकर जसवंत सिंह को समझाया कि अब औरंगजेब का विरोध करना अर्थहीन होगा और दारा का पक्ष छोड़ देने के बाद जसवंत सिंह को क्षमा कर दिया जाएगा। उसका पुराना मनसब और खिताब बरकरार रखा जाएगा तथा उसे साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण उच्च पद प्रदान किया जाएगा। इन सब बातों के लिए मिर्जा राजा जयसिंह ने जसवंत सिंह को पूरा यकीन दिलाया। क्योंकि जसवंत सिंह औरंगजेब की स्थिति तथा उसकी कुशलता से सुपरिचित था, अतः उसने हाथ में आए इस अवसर को खोना उचित नहीं समझा और जयसिंह को कहला भेजा कि उसे उसका प्रस्ताव स्वीकार है और वह दारा का पक्ष त्याग कर औरंगजेब की अधीनता में सेवा करने को तैयार है। अजमेर पहुंचने के बाद दारा ने जब जसवंत सिंह से सेना सहित अजमेर आने का बार बार आग्रह किया तो जसवंत सिंह ने उसको कहला भेजा कि मैं तो मुगल दरबार का सेवक हूँ, मुझसे किसी प्रकार का समझौता या सहायता की आशा करना व्यर्थ है। आपको मेरे प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ और इस पूरे झगड़े से अपने को अलग रख रहा हूँ। दारा को जसवंत सिंह के आचरण से गहरा आघात पहुँचा और वह चारों तरफ से औरंगजेब की सेना से घिर चुका था और अजमेर से निकल भागने का कोई मार्ग खुला न था। विवश होकर 12 मार्च 1659 ईस्वी को अजमेर से लगभग 4 मील
दक्षिण में देवराई नामक स्थान पर उसे औरंगजेब की सेना के साथ घमासान युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें वह परास्त हुआ और प्राण बचाकर गुजरात की ओर भाग गया। स्थानीय लोगों ने उसके शिविर का बहुत सा सामान लूट लिया। औरंगजेब ने दारा का पीछा करने के लिए राजा जयसिंह और बहादुर खां को सेना सहित भेजा। देवराय के युद्ध क्षेत्र से दारा भागने के दूसरे ही दिन औरंगजेब ने अजमेर में जसवंत सिंह के सारे अपराध क्षमा करते हुए उसको पुराना 7,000 मनसबी उसे प्रदान कर दिया। औरंगजेब ने उसे एक खिलत प्रदान कर सम्मानित भी किया। इसी अवसर पर उसे गुजरात की सूबेदारी भी प्रदान की गई तथा उसे तुरंत गुजरात पहुंचने और दारा को गुजरात से खदेड़ने की आज्ञा दी गई। इस प्रकार जसवंत सिंह पुनः औरंगजेब की सेवा में आ गया। औरंगजेब के आदेशानुसार वह गुजरात के लिए चल पड़ा। उसकी सेवाओं से संतुष्ट होकर 8 महीने बाद औरंगजेब ने उसका महाराजा का खिताब भी उसको पुनः प्रदान कर दिया। इसके बाद जसवंत सिंह ने निष्ठापूर्वक औरंगजेब की सेवा की, परंतु औरंगजेब उसके प्रति हमेशा शंकालु बना रहा। अब हम देखते हैं गुजरात की सूबेदारी। प्रथम सूबेदारी 1659 से 1661 ईस्वी। गुजरात का सूबेदार नियुक्त किए जाने के बाद जसवंत सिंह अपने बड़े पुत्र पृथ्वी सिंह को शाही दरबार में छोड़कर जालोर भीनमाल होता हुआ सिरोही पहुंचा और यहाँ उसने सिरोही के खेराज द्वितीय की पुत्री के साथ विवाह किया और कुछ दिनों सिरोही में विश्राम किया। इसी अवधि में दारा का पीछा करता हुआ मिर्जा राजा जयसिंह भी सिरोही के निकट आ पहुंचा। 31 मार्च 1659 ईस्वी को जसवंत सिंह ने मिर्जा राजा से भेंट की तथा बाद में उसी के साथ अहमदाबाद की तरफ बढ़ा। उस वर्ष गुजरात में चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ था। गुजरात का भूतपूर्व सूबेदार शाहनवाज खां औरंगजेब का पक्ष त्याग कर दारा के साथ ही अजमेर चला गया था। नए सूबेदार की नियुक्ति न होने के कारण गुजरात सूबे की समूची शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। दारा के पुनः गुजरात की तरफ आने से भी अशांति व्याप्त हो गई थी। अकाल के कारण कर वसूली में भी काफ़ी कठिनाई आ रही थी। इस स्थिति को देखकर मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब से आग्रह किया कि जसवंत सिंह का वेतन यथाशीघ्र भिजवाने की कृपा की जाए ताकि धनाभाव के कारण गुजरात की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के काम में विलम्ब न हो। जयसिंह तो दारा के पीछे चला गया और जसवंत सिंह गुजरात की शासन व्यवस्था को ठीक करने में जुट गया। उसने पूरे प्रांत का दौरा किया और दूधाकोली तथा अन्य उपद्रवी जमींदारों का दमन कर शांति स्थापित की। उसकी सेवाओं से संतुष्ट होकर ही औरंगजेब ने उसके लिए एक खिलत भिजवाई थी। जसवंत सिंह ने भी बादशाह की सेवा में कुछ अमूल्य जवाहरात और अन्य जड़ाऊ वस्तुएं भेजी। आगामी कुछ महीनों तक इसी प्रकार का आदान प्रदान चलता रहा। औरंगजेब जब दक्षिण का सूबेदार था तब भी दक्षिण में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय हो गया था। सम्राट बन जाने के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था तथा उसे शिवाजी की नवोदित शक्ति का दमन करने की आज्ञा दी। तदनुसार मई 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां ने पूना पर अधिकार कर लिया, परंतु शिवाजी का दमन करने में उसे सफलता नहीं मिली। इस पर औरंगजेब ने जसवंत सिंह के पास यह आदेश भिजवाया कि वह अपने 5,000 सवारों तथा कुछ तोपों के साथ शीघ्र शाइस्ता खां की सहायता के लिए दक्षिण पहुंच जाए। गुजरात की सूबेदारी महावत खां को प्रदान की गई और उसके पहुंचने तक कुतुबुद्दीन खां को गुजरात का शासनभार संभालने के लिए कहा गया। शाही आदेशानुसार दिसंबर 1661 में जसवंत सिंह ने गुजरात का शासनभार कुतुबुद्दीन को सौंपकर दक्षिण के लिए प्रस्थान किया। जसवंत सिंह दक्षिण में 1662 से 1665 ईस्वी तक रहे। इस बीच में 15 जनवरी 1662 ईस्वी को जसवंत सिंह अहमदाबाद से चलकर औरंगाबाद पहुंच गया और कुछ सप्ताह तक यहां विश्राम करने के बाद 11 अप्रैल को पूना पहुंच गया, जहां शाइस्ता खां बेचैनी के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जिस समय जसवंत सिंह पूना पहुंचा था
तब तक मुगल सेना ने पूना, चाकन और कल्याण पर अधिकार कर लिया था, परंतु इस क्षेत्र के दक्षिणी भाग को केंद्र बनाकर शिवाजी की छापामार गतिविधियां जोरों पर थी। जसवंत सिंह की सहायता के लिए औरंगजेब ने नामदार खान नामक सरदार को भी भेजा था। उसके आ जाने से अब मुगलों की शक्ति काफ़ी मजबूत हो गई थी। शाइस्ता खान ने पूना पर अधिकार करने के बाद शिवाजी के बचपन के निवास स्थान लाल महल को अपना निवास स्थान बनाया और जसवंत सिंह ने पूना के समीप ही सिंहगढ़ जाने वाले मार्ग पर अपना पड़ाव जमाया। मार्च 1663 ईस्वी में शाही सेना ने शिवाजी के समर्थक सरदार नेताजी पर आक्रमण कर उसे परास्त किया और उसका बुरी तरह से पीछा किया। नेताजी घायल हुआ और उसके लगभग 300 सैनिक मारे गए। मुगलों के निरंतर दबाव से शिवाजी काफ़ी चिंतित हो उठा, क्योंकि जसवंत के दक्षिण पहुंचने के बाद से मुगलों को निरंतर सफलताएं मिलती जा रही थी। शिवाजी के पास इतनी सैनिक शक्ति नहीं थी कि वह सम्मुख युद्ध में मुगलों को चुनौती दे सके। अतः उसने शाइस्ता खां पर आक्रमण करने की एक अनोखी योजना बनाई। वह रायगढ़ से राजगढ़ होता हुआ सिंहगढ़ पहुंचा और 5 अप्रैल 1663 ईस्वी को अपने चुने हुए सैनिकों के साथ सिंहगढ़ से पूना के लिए प्रस्थान किया, परंतु पूना के बाहर जसवंत सिंह का सैनिक पड़ाव था। जसवंत सिंह के सैनिकों को चकमा देने के लिए शिवाजी ने अपने सैनिकों को बारात का रूप दे दिया और सभी सैनिक बारातियों को रूप में पुनः शहर में प्रविष्ट हो गए। रात्रि के अंधकार में वह अपने चुने हुए 400 सैनिकों के साथ लाल महल की तरफ बढ़ा। लाल महल के पहरेदारों के टोकने पर उन्हें कह दिया कि वे बादशाह की दक्षिणी फौज के सैनिक हैं और अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं। इस प्रकार सभी लाल महल के अहाते में प्रवेश कर गए। आधी रात के आसपास शिवाजी चुपचाप अपने सैनिकों के साथ शाइस्ता खां के सैन्य कक्ष की तरफ बढ़ा। चूँकि शिवाजी इस महल के चप्पे चप्पे से परिचित था, अतः उसे सैन्य कक्ष तक पहुँचने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। वहाँ पहुँचते ही शिवाजी ने शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया। इस अचानक आक्रमण से शाइस्ता खां भौचक्का रह गया और वह अपने शस्त्रों को संभालकर शिवाजी का सामना कर सके उससे पहले ही शिवाजी ने उसके हाथ पर तलवार का एक जोरदार प्रहार किया, जिसके फलस्वरूप उसका अंगूठा कट गया। इस बीच बेगमों ने दीपक बुझा दिया। अंधेरे का लाभ उठाकर शाइस्ता खां खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। उसकी बेगमें भी सुरक्षित स्थान की तरफ भाग निकली। रात के अंधेरे में जो लड़ाई हुई उसमें शाइस्ता खां का एक पुत्र, 6 बेगमें और 40 सेवक मारे गए। इसके बाद शिवाजी तेज गति से अपने सैनिकों सहित वहां से चंपत हो गए। घबराए हुए मुगल सैनिक उसका पीछा भी नहीं कर पाए। जसवंत सिंह का पड़ाव जिस मार्ग पर था, शिवाजी उसी मार्ग से आया और वापस उसी से चला गया। इसलिए दक्षिण भारत में यह अफवाह उड़ रही थी कि शाइस्ता खां पर हुए इस आक्रमण के पीछे जसवंत सिंह और शिवाजी की साठगांठ थी। काफी खान जैसे इतिहासकार ने तो यहाँ तक लिखा है कि जसवंत सिंह और शिवाजी के मध्य कोई गुप्त समझौता हो चुका था, परंतु किसी भी समकालीन साक्ष्य से इसकी पुष्टि नहीं होती। इसके अलावा जसवंत सिंह और शाइस्ता खां के आपसी संबंध भी अच्छे थे। शिवाजी की सहायता करके जसवंत सिंह को भला क्या मिलने वाला था। इसके विपरीत उसे बादशाह का कोपभाजन बनना पड़ता। वास्तव में दोबारा औरंगजेब की सेवा में आने के बाद वह निष्ठापूर्वक बादशाह की सेवा कर रहा था और अपने स्वामी भक्ति के द्वारा और बादशाह के मन में पहले से ही जमे हुए अविश्वास को दूर करना चाहता था। इसलिए जसवंत सिंह पर इस प्रकार का आरोप लगाना निरर्थक है, क्योंकि इसमें रत्ती मात्र भी सत्य होता तो औरंगजेब जैसा संकालू बादशाह जसवंत सिंह को तुरंत दक्षिण से वापस बुला लेता, परंतु उसने शाइस्ता खां को वहाँ की सूबादारी से हटाकर अपने पुत्र मुअज्जम को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और महाराजा जसवंत सिंह को उसकी सहायता करने का आदेश दिया। इससे स्पष्ट है कि शिवाजी के साथ जसवंत सिंह की साठगांठ की बात निराधार थी। मुअज्जम आराम तलब व्यक्ति था और वह ज़्यादातर औरंगाबाद में ही रहा। मराठों को दबाने का काम उसने जसवंत सिंह को सौंप दिया। 1663 ईस्वी की वर्षा ऋतु के बाद जसवंत सिंह ने शिवाजी के एक सुदृढ़ दुर्ग कोंडाना का घेरा डाला। घेराबंदी का काम लगभग 6 मास तक चलता रहा। शाही सेना के अनेक लोग मारे गए, जिसमें जसवंत सिंह के राठौड़ सरदार भी सम्मिलित थे। फिर भी दुर्ग को जीतने में सफलता न मिली। तब विवश होकर 28 मई 1664 ईस्वी को जसवंत सिंह ने घेरा उठा लिया और औरंगाबाद लौट आया। इसके बाद भी मुगल सेना को शिवाजी के विरुद्ध कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। उल्टे शिवाजी ने सूरत और अहमदनगर को जी भर कर लूटा। इससे औरंगजेब अत्यधिक असंतुष्ट हुआ और 30 सितंबर
1664 ईस्वी को उसने जसवंत सिंह और मुअज्जम दोनों को दक्षिण से वापस बुला लिया और उसके स्थान पर मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खां को भेजा। मिर्जा राजा जयसिंह अपनी सेना सहित 3 मार्च 1665 ईस्वी को पुनः पहुंचा। जसवंत सिंह ने वहां का कार्यभार जयसिंह को सौंपकर दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। 13 मई को वह दिल्ली पहुंच गया और दरबार में उपस्थित हो गया। शाही दरबार में महाराजा जसवंत सिंह 1665 से 1666 ईस्वी। दक्षिण से आने के बाद लगभग 1.25 वर्ष तक जसवंत सिंह शाही दरबार में ही रहा। इस अवधि में जब उसका पुत्र पृथ्वी सिंह उससे मिलने दिल्ली आया तो औरंगजेब ने 25 अक्टूबर 1665 ईस्वी को पृथ्वी सिंह का मनसब बढ़ाकर 2000 जात और 1 सवार कर दिया। 22 जनवरी 1666 ईस्वी को आगरा में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। अब औरंगजेब दिल्ली से आगरा आ गया। जसवंत सिंह और उसके पुत्र पृथ्वी सिंह को मराठों के विरुद्ध पूर्ण सफलता मिली। जसवंत सिंह और उसके पुत्र पृथ्वी सिंह को बादशाह अपने साथ आगरा लेता गया। उधर दक्षिण में मिर्जा राजा जयसिंह को मराठों के विरुद्ध पूर्ण सफलता मिली और उसने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया। इस संधि की मुख्य विशेषता थी शिवाजी द्वारा औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करना तथा अपने कुल 35 में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंपना। संधि के बाद जयसिंह ने शिवाजी को समझा बुझाकर शाही दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी कर लिया। 12 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी आगरा पहुंचा। उसके आतिथ्य की जिम्मेदारी जयसिंह के पुत्र राम सिंह को सौंपी गई। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ, परंतु जब उसे 5000 मनसबदारों की पंक्ति में खड़ा किया गया तो वह क्रुद्ध हो उठा और दरबार से इस शिष्टाचार का उल्लंघन करता हुआ दीवाने खास से बाहर निकल आया। औरंगजेब के आदेशानुसार शाही सरदारों तथा राम सिंह ने उसे समझाने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु शिवाजी का उत्तर था कि सम्राट ने जानबूझकर मुझे जसवंत सिंह के पीछे खड़ा किया, जिसकी पीठ युद्धभूमि में मेरे सिपाहियों ने देखी थी। शिवाजी के इस व्यंग्य से जसवंत सिंह तिलमिला उठा। मिर्जा राजा जयसिंह इनको दक्षिण में जो शानदार सफलता मिली थी उससे जसवंत सिंह वैसे भी प्रसन्न था, क्योंकि राठौड़ों और कछवाओं की प्रतिद्वंदिता मुगल दरबार की एक विशेषता बन चुकी थी। अतः जसवंत सिंह ने जयसिंह की उपलब्धियों पर पानी फेरने का निश्चय किया, क्योंकि यदि शिवाजी और औरंगजेब के मध्य कोई समझौता हो जाता तो उससे जयसिंह का सम्मान और भी बढ़ जाने की संभावना थी। इसलिए जसवंत सिंह ने जफर खां और जहां आरा बेगम के साथ औरंगजेब से प्रार्थना की कि शिवाजी जैसे एक सामान्य जमींदार को उसके उद्दंडतापूर्ण व्यवहार के लिए कठोर दंड दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, अपितु जसवंत सिंह ने जयसिंह के विरोधी मुगल सरदारों से मिलकर उन्हें भी शिवाजी को दंड दिलवाने के लिए बादशाह के कान भरने के लिए तैयार कर लिया। परिणाम यह निकला कि औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया। उसे आगरा में ही राम सिंह की देखरेख में रखा गया, परंतु लगभग 3 महीने बाद 19 अगस्त 1666 ईस्वी को शिवाजी सभी को आंखों में धूल डालकर आगरा के बंदी गृह से निकल भागा और घूमता फिरता अपनी राजधानी को पहुंच गया। इसे औरंगजेब अत्यधिक नाराज हुआ और उसने इसका सारा दोष राम सिंह को दिया और तथा उसका मनसब छीन लिया और उसे शाही दरबार में उपस्थित होने से मना कर दिया। बादशाह की इस कार्रवाई से मिर्जा राजा जयसिंह को गहरा आघात पहुंचा, परंतु राठौड़ सरदारों को कछवाओं की परेशानी से आंतरिक संतोष मिला। अब देखते हैं लाहौर में महाराजा जसवंत सिंह। इसी बीच दिल्ली में सूचना प्राप्त हुई कि ईरान का शाह अब्बास द्वितीय मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी में लगा हुआ है। यद्यपि औरंगजेब ने तत्काल अपना एक राजदूत भेजकर शाह के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। ऐसी स्थिति में उसे भी अपने साम्राज्य के सीमांतों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़े। तदनुसार 5 सितंबर 1666 ईस्वी को उसने शहजादा मुअज्जम तथा महाराजा जसवंत सिंह को 20,000 सवारों के साथ काबुल की तरफ कूच करने का आदेश दिया। जसवंत सिंह अपनी सेना सहित 1 नवंबर को लाहौर पहुंच गया, परंतु इस बीच सूचना मिली कि शाह अब्बास की तो 22 अगस्त को ही मृत्यु हो गई थी और अब ईरान की तरफ से आक्रमण का कोई खतरा नहीं है। अतः औरंगजेब ने जसवंत सिंह को लाहौर से आगे बढ़ने से मना कर दिया और वापस लौट आने का आदेश दिया। शाही आदेशानुसार युवराज मुअज्जम और जसवंत सिंह सेना सहित लाहौर से वापस चल पड़े और 11 मार्च 1667 ईस्वी को शाही दरबार में उपस्थित हो गए।